पिछले कुछ सालों में केले की खेती की जो गणित है यह काफी ज्यादा बदल चुकी है। ऐसे में अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए केले की खेती नहीं करेंगे तो हमारी खेती कभी भी फायदे में नहीं रहने वाली है। यह स्थिति सिर्फ केले की खेती के साथ नहीं है, सभी फसलों के साथ होती है। सबसे पहले आप मार्केट को समझें, उसके बाद उसकी खेती करें, तब जा करके आप लोग प्रॉफिट में रहेंगे। आज 24 जून 2026 है और मैं अपने खेत में केले का प्लांटेशन करवाने जा रहा हूं। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीजों पे कि जब आप लोग पौधरोपण करने जा रहे हैं तो आप लोगों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और मार्केट की स्थितियां जिस हिसाब से बदली हुई हैं उस हिसाब से आपकी जो रणनीति है क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले साल केले का जो रेट था यह क्यों बहुत ज्यादा गिर गया था। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि इतिहास में यह पहली बार था कि जो महाराष्ट्र का क्षेत्र था वहां पर केला महंगा बिक रहा था और उत्तर भारत में जो केला है यह काफी ज्यादा सस्ता बिक रहा है। अब यह उदाहरण हम इस वजह से आप लोगों को दे रहे हैं क्योंकि ज्यादातर उत्तर भारत में जो केले आते हैं वह महाराष्ट्र, आंध्रा और मध्य प्रदेश के केले यहाँ पर सप्लाई होते हैं। ऐसे में वह केले जब यहाँ पर आते हैं तो भाड़ा वगैरह लग करके काफी महंगा हो जाता है। तो जब यहाँ के किसान उगाना शुरू किए तो अगर वहाँ सस्ता भी है तब भी वहाँ की अपेक्षा जो यहाँ पर रेट बेहतर मिला करता था, वहाँ का प्रभाव यहाँ पे नहीं पड़ता था। अगर महाराष्ट्र में केला 10 रुपये किलो भी बिकता है तो अगर आप उत्तर भारत में हैं तो मान के चलिए कि आपका उगाया केला 15 रुपये किलो कम से कम बिकेगा ही बिकेगा। बस बात ये रह जाती है कि आपके केले की गुणवत्ता क्या है, उस हिसाब से आपके जो रेट होते हैं यह डिसाइड होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब उत्तर भारत का केला उत्पादित होता है तो यह कहाँ पर जाता है। तो जैसे नेपाल है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और पंजाब, ये कुछ ऐसे एरिया है जहां पर कहीं पर आंदोलन चल रहा था, कहीं पर बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट था यह सही से चल नहीं पा रहा था। ऐसे में जो केला था यहाँ पर रह गया और ऐसे में जो क्षेत्रीय रेट था यह काफ़ी ज़्यादा गिर गया। ऐसे में जो काफ़ी किसान थे उनको घाटा हुआ क्योंकि केले का रेट बहुत ज़्यादा गिर गया था। कोई किसान 1.5 रुपये में बेच रहा है, कोई किसान अपने केले के खेत को वैसे ही जोत दिया। तो ये स्थिति हर साल नहीं रहने वाली है क्योंकि क्या होता है कि केला 1 साल की फसल होती है। ऐसे में जब रेट में कोई भी परिवर्तन होता है तो इस वर्ष जो पौधरोपण हुआ है वह अगली साल आएगा, तो परिस्थितियां काफी ज्यादा बदल जाती हैं। तो हमें 1 साल का हमेशा आगे देखना होता है। पिछली बार जिन कारणों की वजह से केले का रेट गिरा था वह कारण अब की बार लगभग समाप्त हो चुके हैं और ऐसे में क्या स्थिति बनने वाली है कि जो केले का रेट है यह अच्छा रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा किसान केले की खेती को छोड़ दिए हैं, प्लांटेशन कम हुआ है। अब इस वजह से जो रेट आगे रहेगा अच्छा से बहुत अच्छा रह सकता है, बशर्ते कोई ऐसा बड़ा चीज ना आ जाए जिसकी वजह से केले के रेट में गिरावट आए। पिछले ज्यादातर सालों में मैं केले की पछेती खेती किया करता था क्योंकि हमारे यहाँ जो छठ और ज्योतिया, नवरात्रि जैसे त्यौहार है उसमें इसकी काफी ज्यादा मांग रहती थी और रेट हमेशा फिक्स रहता था कि इतना ही मिलने वाला है। वह अपेक्षाकृत अगेती केले की अपेक्षा बेहतर हुआ करता था। लेकिन अब जो किसान कम हो गए हैं केले की खेती करने वाले, तो ऐसे में हम काफ़ी गुणा गणित बैठाए, देखे कि आगे क्या स्थिति रहने वाली है। तो लगा कि अब जो अगेती केला होगा उसका जो रेट रहेगा यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, जिसकी वजह से मैं 24 जून 2026 में पौधरोपण करने जा रहा हूं। और अभी केले की जो अगेती पौधरोपण होंगे यह 20 जुलाई तक जितने भी केले के पौधरोपण होंगे यह अगेती माने जाएंगे और 20 जुलाई के बाद जो पौधरोपण होंगे वह मध्यम माने जाएंगे और जो आपके अगस्त पहले सप्ताह के बाद जो पौधरोपण होंगे वह केले पछेती माने जाएंगे। तो यहाँ पर अगेती इस कारण की वजह से हम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किसानों को केले की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो आपको केले की खेती इस वजह से नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि वहां पर एक तो ज़्यादातर क्षेत्रों में बलुई मिट्टी है और दूसरे वहां पर जो पानी है यह काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे में वहां पर जो किसान होते हैं प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाते हैं पानी की कमी की वजह से, जिसकी वजह से केले की खेती वहाँ पर सफल नहीं हो पाती है। अगर आप लोग वहाँ पर करते हैं तो यह एक प्रकार का ज़बरदस्ती होगा,
जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और ऐसे में जो आपका केला है यह ओवरऑल आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उत्पादित नहीं होगा, होगा, पर जो उत्पादन होगा कम होगा और लागत ज़्यादा आएगी, प्रॉफिट नहीं रहेगी। तो इस वजह से अगर आप लोग राजस्थान जैसे एरिया से हैं तो केले की खेती के बारे में मत सोचिए। उसके लिए काफ़ी सारी फसलें हैं जो कि हम आने वाली वीडियो में बताएंगे, आप उनको लगाइएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और साथ साथ जो हरियाणा का कुछ क्षेत्र जो कि पंजाब और राजस्थान से लगा हुआ है, और पंजाब, यहाँ के किसानों को इस वजह से केले की खेती नहीं कर रही है कि देखिए आप कर लेंगे ठीक है, रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। कारण ये रहता है कि अगर आप इन क्षेत्रों से हैं तो यहाँ पर पाले की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है और एक ना एक बार यहाँ पर पाला पड़ता ही है। और वहीं पर अगर आप पंजाब के उत्तरी क्षेत्र से हैं, जो उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश, इसके साथ साथ कश्मीर में तो बर्फबारी होती ही है। तो ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान ना लगाएं, नहीं तो उनकी फसल ठंड की वजह से मारी जाएगी और ओवरऑल आपको प्रॉफिट नहीं निकालेगी। बाकी भारत में आप किसी भी क्षेत्र से हैं आप केले की खेती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर और आता है, वो फैक्टर है मिट्टी का। अगर आपके खेत की मिट्टी चिकनी है, उसमें उसकी मात्रा भी अगर 10% से ज़्यादा है, तो ऐसे में आपको केले की खेती नहीं करनी चाहिए। अब चिकनी मिट्टी होती कौन सी है? देखिए चिकनी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है और वह एक दूसरे से एकदम जकड़ी रहती है। ऐसे में जड़ों का विकास वह नहीं होने देती है। वहाँ पर सिर्फ पानी वाली फसलें हो सकती हैं, जैसे धान है और अदर फसल लगाने जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे में जो आपकी फसल होती है यह सही से होती नहीं है। तो चिकनी मिट्टी अगर आप उसको समझाना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो तालाब का क्षेत्र होता है वहाँ पर जिस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उसको चिकनी मिट्टी बोला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि चिकनी मिट्टी कैसी है। तो हम बता दिए हैं, अगर आप केले की खेती ज़बरदस्ती करेंगे भी तो जो आपका पौधा है यह लगभग 1.5-2 फीट का, 3 फीट का हो जाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। कुछ भी आप करेंगे, 1-2 पत्ता निकलेगा, फिर मौसम बदलेगा, वो भी डाउन हो जाएगा। तो चिकनी मिट्टी वाले तो एकदम ना करें। और दूसरी मिट्टी है बलुई मिट्टी। अब देखिए बलुई मिट्टी में समस्या क्या आती है, जहाँ पर जैसे आलू वाले क्षेत्र होते हैं, अब हम मान के चले तो कानपुर से आगे की तरफ जब हम चलते हैं, उन्नाव, इटावा और इसके साथ साथ हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो भी आलू वाले बेल्ट हैं, यहाँ पे बलुई मिट्टी पाई जाती है। एक प्रकार से प्रॉपर बलुई मिट्टी नहीं होती है, लेकिन बलुई दोमट हल्का सा बोल सकते हैं, लेकिन बालू की मात्रा ज़्यादा होती है। अब होता ये है कि जब आप केले में खाद या पानी लगाते हैं ना, तो बार बार लगाना पड़ता है। और बलुई मिट्टी में जब आप खाद देते हैं तो आपकी खाद ज़्यादातर मात्रा में रिस करके ज़मीन के नीचे चली जाती है। तो जो आपकी लागत है यह ज़्यादा आएगी, ज़्यादा सिंचाई भी करनी पड़ेगी, और जितनी आप लागत डाल रहे हैं वह ओवरऑल निकल करके आपके प्रोडक्शन पे शो नहीं करती है। तो ऐसे में आप बलुई मिट्टी वाले जो किसान हैं उनको केले की खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ किसान ऐसे थे जो जबरदस्ती चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी में केले की खेती किए थे। और हम कई किसानों का अध्ययन किए और ज़्यादातर लगभग 98-99% किसान फेल होते ही होते हैं। तो यह 2 मिट्टी के जो किसान हैं यह ना लगाएं। और बेस्ट मिट्टी कौन सी है? आपके पास दोमट मिट्टी है, जो कि हमारे खेत की मिट्टी आप लोग देख रहे हैं। दूसरी मिट्टी काली है, और जो तीसरी मिट्टी है जो कि असम या नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर एरिया में पाई जाती है, और इसके साथ साथ दक्षिण के एरिया में ज़्यादातर पाई जाती है, वहाँ पर आप एकदम बेफिक्र होकर के केले की खेती कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए खुशखबरी ये है केले की खेती के लिए कि वहाँ पर केले की खेती की जो लागत होती है यह आधी हो जाती है। उत्तर भारत जैसे यूपी से अगर आप हैं तो यहाँ पर लगभग 1.25 लाख 1 एकड़ की लागत आती है। नॉर्थ ईस्ट से हैं तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी लागत एकड़ की आएगी। और जो प्रोडक्शन होगा, बता रहा हूँ भैया, यूपी वाले कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, चाहे जितनी ही वह लागत डाल दें। तो नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए जहाँ पर यह चीज़ की खुशखबरी है, वहीं पर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि अगर आप लोग वहाँ पर लगाते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट तलाशनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर क्षेत्र वेल कनेक्टेड नहीं है और ज़्यादातर क्षेत्रों में बड़ी मार्केट नहीं है। ज़्यादातर जंगली एरिया है, वहाँ पर काफ़ी किसानों के पास अपने घर के आसपास काफ़ी एरिया होता है, तो वहाँ पर केले उग रहे होते हैं।
तो थोड़ा सा मार्केट अगर आप तलाश करके खेती करेंगे नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत बेस्ट रहेगा और बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं कि पौधरोपण अगर करने जा रहे हैं तो पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। जो केले की खेती होती है यह 1 वर्षीय होती है, मतलब लगभग 12 से 13 महीने 14 महीने ले लेता है केले की खेती। ऐसे में खेत की तैयारी के लिए आपको विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब मई जून का महीना चल रहा होता है, बरसात नहीं हो रही होती है, उस दौरान सबसे पहले आप लोग एक बार खेत की अच्छी जुताई करके उसे लेजर लेवलर करवा दीजिए। लेजर लेवलर इस वजह से ज़रूरी होता है कि अगर आप लेजर लेवलर की सहायता से समतल अपने खेत को नहीं करेंगे तो कई एरिया ऐसे होंगे जहां पर पानी कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, तो जो आपके पौधे हैं कहीं पर बड़े रहेंगे कहीं पे छोटे रहेंगे। तो आपके एक पौधे पे 30 किलो वजन अगर आ रहा है तो दूसरे पे 15 आएगा, 18 आएगा। ऐसे में जो आपका एवरेज होता है प्रति पौधे उत्पादन वह गिर जाता है, और जब उत्पादन गिर जाएगा तो आपकी जो प्रॉफिट होती है यह भी गिर जाती है। तो आप लेजर लेवलर की सहायता से एक बार समतल करवा लीजिए। समतल करवाने के पश्चात आपके पास जो भी उपलब्ध गोबर की खाद है 1 ट्राली से लेकर के 30 ट्राली तक आप उपयोग कर सकते हैं। नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप केले की खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार इसके साथ साथ गहरी जुताई करनी चाहिए। गहरी जुताई इस वजह से कि जो केले की जड़ें होती हैं यह थोड़ा सा अंदर जाकर के फिर इस तरीके से प्रसार करती हैं, डायरेक्टली नीचे नहीं जाती हैं। जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं जैसे आम का है, नीम का पौधा होता है, तो यह इस तरीके से जाता है, लेकिन जो केले की जड़ें होती हैं थोड़ा सा अंदर जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से वह विकास करती हैं। तो जब गहरी जुताई आप एक बार किए रहेंगे तो जड़ों को अच्छे से प्रसार करने का अच्छा समय मिल जाता है। अब आपको खेत की तैयारी के समय अगर पहले से आपका खेत उपजाऊ है और गोबर की खाद या मुर्गी की खाद प्रयोग नहीं करना है तो डीएपी यूरिया का भी प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि पौधरोपण के पश्चात आप लोग खाद डाल करके फिर उसकी सिंचाई तुरंत कर दीजिएगा। तो आपकी जो खाद है यह ज़्यादातर क्षेत्रों में नहीं बिखरेगी, जिसकी वजह से गल करके वह नीचे नहीं जाएगी, आपकी खाद ज़्यादातर उपयोग में आ जाएगी। तो आपको कुछ इस तरीके से करना होता है। फिर जब आपका खेत तैयार हो जाता है इस तरीके से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब आप पौधरोपण करेंगे। अब सब कुछ काम हो चुका है, अब बात आती है पौधरोपण करने की। तो जब पौधरोपण किया जाता है तो यहाँ पर बात आती है कि आप अनुभवी किसान है या नहीं है। तो ये कुछ चीज़ों से अनुभव मिलता है। जैसे कई लोग प्लांटेशन जब करते हैं तो उनके पौधे आड़े तिरछे ऐसे रहते हैं, एक लाइन में नहीं रहते हैं। तो ये एक लाइन में किस तरीके से आप पौधरोपण कर सकते हैं ताकि आपका जो खेत है ये देखने में भी अच्छा रहे, और जब निराई गुड़ाई जुताई खाद पानी दवा इत्यादि स्प्रे करने जाते हैं तो भी आप लोगों को आसानी हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ तरीके विकसित किए हुए हैं, जिसकी सहायता से अगर आप लोग पौधरोपण करते हैं तो आपका जो खेत है यह कितनों भी तिरछा रहे या टेढ़ा रहे या उसमें कई प्रकार की भुजाएं निकली रहें, तो भी आप इस तरीके से अगर पौधरोपण करेंगे तो सेम जिस तरीके से हम पौधरोपण किए हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरफ आप लाइन पे निगाह उठाएंगे सभी पौधे आपको एक लाइन में नजर आएंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर हैं तो आप लोग यहाँ पर देखिए सब पौधे एक लाइन में नजर आ रहे हैं। तो जहाँ पर आप खड़े होंगे जो भी किनारा लेंगे सब पौधे आपको एक लाइन में नजर आते हैं। तो ये किस तरीके से किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि जो आपका खेत है, तो जैसे हमारे यहाँ पूर्वी भाग वो है और ये भाग हमारा पश्चिमी है। तो हमें करना क्या है कि एक रस्सी ले लेनी है, या जो लोहे वाला तार आता है वो तार हम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से दिखाई देता है। हमारे यहाँ इसे छनियावा तार बोलते हैं। यह काफी पतला होता है, लोहे का होता है। तो छप्पर वगैरह बनाने के काम में ये हम लोग प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, ऐसे कुछ कामों में प्रयोग किया जाता है। तो उसको ले लेना है, क्योंकि लोहे वाले पतले तार को इस वजह से आप लोगों को लेना है कि यह क्या करता है, जैसे आपकी रस्सी है तो यह फैल जाती है, और जो लोहे वाला तार होता है यह फैलता नहीं है। तो जो मार्किंग आप करेंगे सभी पौधे एक समान आपके लगते हैं। तो इस तरीके से आप लोग एक पश्चिमी सिरे पर, चाहे आपका उत्तरी हो या दक्षिणी हो, वहां पर एक लाइन मार्क कर देना है, एक मार्क कर देना है आपका उस तरफ। अगर आपका खेत तिरछा है कुछ इस तरीके से है, तो ऐसे में जो सबसे सीधी और जो सबसे बड़ी वाली लाइन रहेगी वहां पर एक तार आप लोग इस तरीके से लगा देंगे। और उसके बाद जो तार लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो पौधरोपण कर रहे हैं 6 बाई 6 फीट की दूरी पे कर रहे हैं, मतलब पौधे से पौधा लाइन से लाइन 6 फीट की दूरी पे रहेगा। तो वहां पर हम मार्किंग कर दिए हैं। अब क्या है कि एक और तार लेंगे,
उसको इस तरीके से हम कर लेंगे। अब उस पे भी 6-6 फीट की हम मार्किंग कर देंगे। अब जब हम इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि आपका एक सिरा तो फिक्स हो गया, अब ये जो दूसरा सिरा होता है यह फिक्स नहीं है, ये तिरछा है, तो इसको हम ओपन रखेंगे। तो इस तरीके से एक छड़ी हम ले लेंगे, इसकी सहायता से नापते हुए चलेंगे। ये 6 फीट की रहेगी, एकदम सीधी नपाई करेंगे, नहीं तो फर्क आ जाएगा। तो एकदम सीधा कर लीजिए। अगर सीधा नहीं कर सकते हैं तो जो आपके पास रस्सी हो, तो जहां से खेत सीधा हो सकता है वहां से आप लोग सीधा कर लीजिए। तो इस तरीके से ले लीजिए। अब उधर तो 6 फीट पे मार्किंग है, दूसरी तरफ इस डंडे की सहायता से मार्किंग करेंगे। अब एक तार जो लेंगे, जो उस वाली रस्सी से इस वाली रस्सी पे क्रॉस करेगा, उस पे 6-6 फीट की मार्किंग रहेगी। तो उसको करना ये है कि जब एक लाइन पे आप लगाएंगे तो जो चूना होता है हमारा, सामान्यतः जो आप बाजार में चूना देखते हैं 5-6 रुपये 10 रुपये किलो मिल जाता है, पाउडर वाला लेना है। उसको हर जगह पे जहां पर आप टेप मार्क किए हैं वहां पर 2-2 चुटकी गिराते जाएंगे, जैसा कि यहां पर किया गया है। इस तरीके से आप लोगों को कर देना है। एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, फिर आ जाएंगे दूसरी लाइन पे। इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे और आपकी मार्किंग होती जाएगी। अब आपका चूना तो पड़ गया है, तो अब जहां जहां पर चूना हमारा पड़ा हुआ है वहां पर हम पौधे रखेंगे और वहां पर हम पौधरोपण करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप लोग करेंगे तो जो आपकी लाइन है इसी तरीके से सीधी नजर आएगी। अब जब पौधरोपण किया जाता है तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है। चलिए हम वह करते हुए आप लोगों को दिखाते हैं। तो अब ये हमारा जो पौधा दिखाई दे रहा है, इसमें हम एक काम किए हुए हैं, जिसको ट्रीट किए हैं फंगीसाइड से और कीटनाशक से। आपके पास कोई भी फंगीसाइड उपलब्ध हो, आपके पास कोई भी कीटनाशक उपलब्ध हो, आप उसको ले लीजिए और 2 ml पर लीटर के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और ये पिंडी उसमें डुबो करके निकाल लीजिए और उसके बाद इसको लाइए, ताकि जो एक बार इस तरीके से अगर कर देंगे तो सामान्यतः लगभग 3 महीने तक आपके जड़ों में जो लगने वाले रोग होते हैं यह नहीं लगते हैं और आपका पौधा सुरक्षित होता है। तो जब आप टिश्यू कल्चर G9 के पौधे ये हैं, वैरायटी है, और जब इस तरीके से आपको प्राप्त होता है तो इस तरीके से पन्नी इसमें लगी होती है। तो कई किसान होते हैं जानकारी के अभाव में इसके साथ प्लांटेशन कर देते हैं। तो अगर आप ऐसे प्लांटेशन कर देंगे तो जो आपका पौधा होता है यह विकास नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस पन्नी को निकाल दीजिए। अब जब आप पन्नी इससे निकाल देते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो हम चूना गिराए हुए थे, आप लोग देख रहे हैं चूना यहाँ पे गिरा हुआ है, तो इस तरीके से जो है आप गड्ढा कर लीजिए। अब गड्ढा कितना करना होता है, हमारी पिंडी जो है, इसको हमारे यहाँ पिंडी बोलते हैं, तो हमारी पिंडी इतनी है और पौधा इतना बड़ा है, तो हमें प्लांटेशन करते समय लगभग इतना पौधे को अंदर रखना है। इस तरीके से हम पौधे को एकदम सीधा कर दिए। कई बार ऐसा होता है ना कि पौधा ऐसे टेढ़ होता है, मतलब पिंडी ऐसे है, पौधा इस तरीके से झुक जाता है, तो आपको उसको दबा के सीधा नहीं करना है। जस्ट जैसे अगर वो इस तरीके से है तो आप पिंडी को हल्का झुकाइए, वो पौधा सीधा हो जाएगा। तो उस तरीके से ऐसे करके आप पौधरोपण करेंगे तो जो पौधा टेढ़ा भी होता है वह भी सीधे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग डालिए और उसके बाद अगल बगल में जो उपलब्ध मिट्टी है उसकी सहायता से जो पौधे हैं इनको इस तरीके से दबा दीजिए। अब क्या करना होता है, सिर्फ मिट्टी मत डालिए। होता यह है कि जब आप हल्की मिट्टी डालते हैं तो हल्का सा एक दबाव दे दीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप लोग सिंचाई करेंगे तो मिट्टी के जो सभी कण होते हैं प्रॉपर एयर टाइट कर लेते हैं, क्योंकि नया पौधा जब लगाया जाता है उस दौरान अगर आपके पौधे की जड़ों को बाहर की हवा लग जाती है तो पौधा सूखने का जो चांस होता है यह बढ़ जाता है और इसके साथ साथ उसमें जो पौधे का विकास है यह भी प्रभावित होता है। हल्का सा दबाव दे दिया जाता है बाहरी तरफ और उसके बाद इस तरीके से आप छोड़ दीजिए। अब जो आपका पौधरोपण का काम होता है यह संपन्न हो जाता है। जब भी किसी पौधे का आप लोग पौधरोपण करते हैं उसके बाद आप लोगों को तुरंत सिंचाई करनी चाहिए होती है। अगर आप लोग नहीं सिंचाई करेंगे तो आपका पौधा सूख सकता है या मर सकता है। अगर आप लोग ड्रिप लगाए हैं तो वहां पर आप लोग ड्रिप चला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर फ्लड इरिगेशन के जरिए खेती कर रहे हैं तो हम नॉर्मली शाम के समय, क्योंकि ज़्यादातर जो पौधरोपण हम लोग करते हैं और आप लोगों को भी शाम के समय करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जब नया पौधा लगाया जाता है वो स्ट्रेस में होता है, प्रॉपर मिट्टी के कांटेक्ट में नहीं होता है, तो जो गर्मी की धूप होती है उससे पौधा आपका खराब हो सकता है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम लोग पौधरोपण शाम के समय करते हैं। अभी जब हम पौधरोपण करना शुरू किए हैं तो 5 बजे किए हैं, अभी 6 बज करके 12 मिनट हो रहे हैं।
तो इस तरीके से हम लोग शाम के समय पौधरोपण करके और फिर हम लोग सिंचाई करते हैं। जब आप लोग सिंचाई करने जाते हैं पौधरोपण के बाद, तो आप लोगों को छोटी छोटी क्यारियां बनानी चाहिए। अब जो छोटी छोटी क्यारियां होती है यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। अब यह जो है 30 फीट चौड़ी है और यह 60 फीट लंबी है। तो केले के लिए बेस्ट यही पड़ता है। अगर आप लोग प्याज की खेती करते हैं तो उसमें क्यारियों की साइज थोड़ा सा और छोटा कर दिया जाता है। अब क्यारियों को थोड़ा सा लंबा और छोटा इस वजह से रखा जाता है कि जब आप सिंचाई करेंगे तो उस क्यारी में तेजी से फैलेगा और आपका जो पानी है यह कम लगेगा, खेत आपका जल्दी हो जाएगा। और इसके साथ साथ कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा पानी हो रहा है और इसके साथ साथ कहीं पर कम पानी हो रहा है। तो हमेशा आप छोटी क्यारियां रखें। इस तरीके से जब हम लोग क्यारियां बना देते हैं तो इसे हमारे यहाँ क्यारी बोला जाता है। एक छोटा क्षेत्र आप समझ लीजिए, और वैसे अगर एकड़ है तो तकरीबन उसमें आप लोगों को 1 बिस्वा या 2 बिस्वा जैसी फसल है उस हिसाब से बनाया जाता है। फिर आप लोग सिंचाई प्रारंभ कर दीजिए। अब पौधरोपण के बाद जितने क्षेत्र में पौधरोपण हुआ है उतने में आपका जो सिंचाई का कार्य होता है दूसरा दिन उगने से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर दूसरा दिन निकल आएगा तो फिर स्ट्रेस में जाने का जो चांस होता है यह बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पौधरोपण का जो कार्य है यह संपन्न हो चुका है। अब आगे जो भी कार्य करने हैं हम यह वीडियो अगली जब आएगी तो उसमें आप लोगों को बताते रहेंगे। अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है इसके संबंध में तो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब दे देंगे। और अगली वीडियो में आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए ये भी बता दीजिएगा ताकि हम इन प्रश्नों को अगली वीडियो में शामिल कर सके। बाकी अगर आप लोग केले की खेती करना चाहते हैं और पौधे प्राप्त करना चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी के G9 पौधे, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से आप बात करके पौधे मंगा सकते हैं और हमारी गाइडेंस में आप लोग केले की खेती की शुरुआत कर सकते हैं। हम जितने भी किसान होते हैं उनके क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि कोई खेती में एक ऐसा तरीका नहीं है कि जो तरीका हमारे लिए सक्सेस है वही तरीका दूर रहने वाले या दूसरे क्षेत्र में रहने वाले किसान के लिए दूसरी मिट्टी, दूसरी स्थिति परिस्थिति सेम तरीके नहीं चलते हैं। व्यक्तिगत तौर पे गाइडेंस मिलता है ताकि जो आपकी फसल है उसका बेहतर उत्पादन हो सके और आपको अच्छी प्रॉफिट प्राप्त हो सके। बाकी जैसी परिस्थितियां चल रही हैं केले की खेती बेहतर उम्मीद है इस स्थिति में रहने वाली है, क्योंकि यह ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिसका रेट काफ़ी गिर जाता है हर साल। एक आध बार गिर गया था तो गिर गया था, वो भी ऐतिहासिक था खासतौर पे उत्तरी भारत में। तो ऐसी उम्मीद आगे नहीं है। और आप लोगों को बताते चले कि केले का जो फल होता है किसी भी मंडी का अगर आप लोग आंकड़ा उठाएंगे तो फलों में केला सबसे ज़्यादा बिकने वाला फल होता है और इस वजह से इसकी जो खेती होती है ज़्यादातर लोग करते हैं और रेट जो होता है यह अच्छा प्राप्त हो जाता है। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।